When I started Code Kids, I had been laid off and I thought, okay, like this is it. I'm done for. I'm not going to be able to find another job ever again. What age do you think is an appropriate age for kids to start coding? To be honest, they can start earlier as well. What would you recommend कि कौन सी languages या कौन से tools या कौन सी apps हैं जो बच्चे घर से शुरू कर सकते तो हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडिंग के लिए कंप्यूटर चाहिए या आपको एक iPad चाहिए या आपको स्क्रीन टाइम चाहिए. Normally जो बच्चे होते हैं उनको क्या challenges face आते हैं जब वो coding कर रहे होते हैं? Because it's quite boring sometimes. Again, as long as they have a problem to solve. You know, coding for the sake of coding becomes very boring. अब उस तरह के बच्चे को जिसका इंटरेस्ट डांस के अंदर है, जिसका इंटरेस्ट की पॉप कल्चर के अंदर है, उसमें किसका इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं टूवर्ड्स कोडिंग? I think this TikTok generation is obviously a very dangerous phenomenon. कुछ ऐसी apps दें जिससे वो कुछ खुद बनाए. इसी तरह से coding allows you to express yourself creatively. अब बड़ी से राइट एज टू गिव दिस गैजेट्स टू द किड्स. अब एक बच्चे को आपने ऐप्स में सिखाना भी है, बट अगेन इस 5 और 6 7 इज क्वाइट यंग एज. बच्चों को बेडरूम्स में आप कभी ना जाके कंप्यूटर पे अनसुपरवाइज बैठने दें. एप्स में काफ़ी ज़्यादा पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं. पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल. जितने भी मैं बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट को जानती हूँ. तो स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, स्पेशली फॉर लर्निंग एज वेल? ज़रूरी नहीं है अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपका 100% स्क्रीन टाइम है. ठीक है, आप एक पेन और पेपर इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं. आप जस्ट बिकॉज ऑफ एआई आपको लगता है कोडिंग जो है स्टिल पीपल नीड टू लर्न कोडिंग? नहीं, इट्स डेफिनेटली वेरी फंडामेंटल. अगर आपको पता नहीं है कि आप एआई को कैसे इस्तेमाल करो एज अ टूल. अब एक बच्चा है, ही कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो विच कैन बिल्ड एंजाइटी एक यंगर एज. तो बच्चा किस तरह अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है? आई थिंक छोटे बच्चे जो है ना, अक्सर वो दे डोंट माइंड फेलिंग. तो आई थिंक इट डज टीच देम resilience as well from a younger age, because we learn from our failures. Mental health इसलिए भी affect होती है बच्चों की आजकल के ज़माने में, because they're just too busy. And I think there are a lot of helicopter parents around. तुमने फर्स्ट आना है, तुमने मैथ्स में इतने नंबर नहीं लिए, उसके इतने नंबर आ गए, ठीक है? And then they're just bombarded with all this stuff, all these expectations. Okay, what is the right age to have a social media account or social media presence या phone? To be honest, I don't think there's any, like even as adults, to be honest, if I find myself on Instagram and if I'm scrolling through reels, मुझे 10 मिनट का पता नहीं चलता. ऐसे ही है. But if you're asking a teenager to do the same, that's a big ask. लोग कहते हैं कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि आप बच्चों को हर चीज़ बंद कर रहे हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं, because पेरेंट्स का काम ही है. It's a bit like giving your child a weapon. आपके स्कूल के अंदर नॉर्मली किस तरह के पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं और पेरेंट्स नॉर्मली पूछते क्या है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आप देख रहे हैं इन्फॉर्मो, मैं हूँ आमिर. आज हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में. अगर आपको कोडिंग का शौक़ है, लैंग्वेजेस के बारे में आपने वो इन्फॉर्मेशन लेनी है और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी कोडिंग सीखें, तो ये एपिसोड आपके लिए. क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ कोड किड्स. ये एक कोडिंग स्कूल है जो यूके के अंदर है. अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट पे देखें. आई एम गोना वेलकम माई गेस्ट Miss Samia. Assalamu alaikum, Samia. Thank you so much for coming here. Walaikum salam. It's my pleasure. Thank you for having me. Thank you so much. Samia, first thing first, kindly can you introduce yourself a bit? मेरा नाम समिया है. I am the founder of a company called Code Kids. हम बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं from the age of 6 onwards. हम UK based हैं, लेकिन हमारा जो ऑनलाइन स्कूल है वो इंटरनेशनल भी है. So children from all over the world come to us to learn how to code. ठीक है. अच्छा, what inspired you to start Code Kids? My older one at the time was about 6 or 7. He was really interested in learning how to code. He was always tinkering around with technology and things like that. And I wanted to find him somewhere where he could go and learn how to program. हमारे घर के आसपास कुछ भी नहीं था उस time, and बच्चे छोटे थे, so I didn't want to travel out. So I reached out to his school. I thought I'd do a little bit with him at home. And then I reached out to his school और उनसे मैंने कहा कि मैं after school coding club start करना चाहती हूँ. So the school were very helpful. They were like, oh, science club अभी छोड़ के गया, so why don't you actually come and join us? And the rest is history. So I started off in his school and
and I've been just going from there. अच्छा, मैकेनिकल का आपका बैकग्राउंड है एंड कोडिंग इज़ टू डिफरेंट, इट्स वेरी टू फार फ्रॉम द मैकेनिकल. तो आपने किस तरह ये जो ट्रांजिशन की इजीली? I think engineering is very much about problem solving. So as an engineer, you are sort of trained to look at a problem and to solve it. And I think coding is not very different from that. It's all about problem solving. जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में बताते हैं, computers are not very clever. So you're talking to somebody as if you're telling somebody to do something, to follow instructions in a language that they understand. How would you go about doing that? So I think it's in a way, engineering and coding is very similar in that it helps you to think, it helps you to be creative with your ideas, and yeah, problem solve. So अच्छा, तो आप खुद टीचिंग कर रहे थे? अच्छा, आमिर, ऐसा है कि स्कूल हमारा कोडिंग का है, पर कोडिंग का मेरा बैकग्राउंड नहीं है. टीचिंग का भी बैकग्राउंड नहीं है. इनफैक्ट ये मैंने खुद सीखा जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे. मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था. व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड टू दिस कंट्री, आई वाज इन कंसल्टिंग, ऑयल एंड गैस. पर जब मेरे बच्चे छोटे थे, you find as a parent, as a young parent, you find ideas of how to get across to your children, how to teach them things yourself. And usi se wo transition jo thi, and when my children were at school, I also observed lessons, kaise padhaya jata hai. I think teaching is more of a performance. If you can't get through to the children, if you don't see it from their perspective, ke wo every child sees the world through a different lens. So जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, so you have to be a performer. और अगर वो चीज़ आप सीख लें, तो I think teaching comes very naturally to you. So अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने स्कूल को कांटेक्ट किया टू गिव टू स्टार्ट कोडिंग क्लब. तो अगर किसी ने ये काम शुरू करना चाहता है, तो व्हाट वुड बी द स्टेप 1? I think volunteering would probably really help, because अगर आप एक स्कूल एनवायरनमेंट में जाएं, आपको समझ आती है कि किस तरह का क्या टीचिंग स्टाइल है, बच्चों को इंगेज कैसे कर सकते हैं. How would you tweak your teaching style to adapt to the learning needs of the children that you're teaching, it depends obviously on the age of the children as well. So I would highly recommend going into the classroom, volunteering with the school, observe करें कि लोग कैसे engage करते हैं बच्चों को. I think there are super teachers in the UK, and there are some bad teachers as well, but just see कि क्या different teaching styles हैं लोगों के. Try and go to as many schools, as many classrooms as possible, and then just pick up those little skills that will then help you to adapt your teaching style to the needs of your audience. So if someone wants to be a teacher, तो उनको टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करना पड़ता है, और दे कैन स्टार्ट स्कूल और क्लब लाइक टुमारो? अगर आप एक आफ्टर स्कूल क्लब शुरू करना चाह रहे हैं, या एक हॉलीडे कैंप स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिस तरह कि हमारा है, यू डोंट नीड टू हैव a degree in teaching or anything like that, because we run as a business, so it's separate from sort of teacher training and the courses that you have to do to be like a full-time teacher within a school environment or a school setting. Achha, what age do you think is an appropriate age for kids to start coding? I think some children start to code or learn to code even before they start to read, because there are platforms out there in which you can do drag or drop. Or in fact, I think जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप उनको logical problem solving करा सकते हैं. So that essentially it's not coding in the traditional sense of the word, but coding, अगर आप एक बच्चे को कह रहे हैं, अच्छा आज हम केक बनाते हैं, तो चलो हम क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होंगी, अच्छा step 1 क्या होगा, step 2 क्या होगा, step 3 क्या होगा. So they don't even need to be, so you're giving them a logic to understand exactly things, कि because coding is logical, right? It's problem solving. You're telling a computer what to do in a language that it understands. Now I give children the analogy that computers are actually really dumb. They're not clever, right? Exactly. We don't want to make them. But they are very, very good at following instructions. Now, if you give them the wrong instructions, they will try following them, but doesn't mean that you get the right output, right? So a computer will follow your instructions or die trying. So I think वो एक analogy बच्चे को देना, I think helps them really understand कि ये चीज़ तो इतनी आसान है, but I just need to
think about the logical steps जो मैं कंप्यूटर को दे सकूं ताकि वो काम कर सके जो मैं चाहता हूं करना, whether it's making a square or drawing a picture or making a cake or something like that. So I think it's all about the logical kind of the problem solving. So ठीक है, अगर किसी ने कोडिंग सीखनी है और या कोई पेरेंट जो देख रहे हैं, दे वांट के उनके बच्चे आपके स्कूल में आए और दे वांट टू लर्न कोडिंग, तो कौन सी एज आप रिकमेंड करते हैं? So हमारे पास तो जो बच्चे आते हैं, they have to be sort of school ready. So from the age of 6, 7, essentially Key Stage 2 in the UK, which is sort of year 3 onwards. But to be honest, they can start earlier as well. There are a lot of platforms out there online which they can use to Scratch, for instance, is a very good one. It's an MIT-based platform which a lot of children around the world use. Code.org एक और है. तो घर पे भी आप छोटा छोटा स्टार्ट करा सकते हैं बच्चों को. आई थिंक जब बच्चे छोटे होते हैं तो इट डज़ हेल्प इफ़ एन एडल्ट सिट्स विद देम, बिकॉज ऑफ कोर्स अनलिमिटेड kind of unstructured screen time doesn't help either. Then you can sit with them and ask them questions. Why do you think that is? Why do you think that? I think the why is probably a very big Important, yeah. the why and then the how. So Give them a reasoning कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ. बिल्कुल. So हमारी approach बहुत ज़्यादा project based learning के ऊपर है. So there's a problem that you need to solve, right? How are you going to go about doing it? So a lot of the times हम सीधा उनको computer पे नहीं बैठाते, हम कहते हैं why don't you think about how you're going to do this and maybe draw this out on paper. So ज़रूरी नहीं है कि आपको coding के लिए computer चाहिए या आपको एक iPad चाहिए या आपको screen time चाहिए. For a smaller person you can draw out like a diagram. अच्छा आपको ये step करना है, तो आपको ये अचीव करना है, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे वो चीज़ अचीव हो जाएगी. एंड देन हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस टू अ कंप्यूटर जिसको कुछ समझ नहीं है. सो आई थिंक दैट रियली गिव्स देम अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अच्छा हम कोडिंग कैसे करें. अब जो घर में है उसमें व्हाट वुड यू रिकमेंड कि कौन सी लैंग्वेजेस या कौन से टूल्स या कौन सी एप्स हैं जो बच्चे घर से शुरू कर सकते हैं, बाय द टाइम दे रीच 5 or 6 or 7 तो वो प्रिपेयर्ड होंगे? हाँ, तो एक तो code.org है, बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे एंड इट्स स्प्लिट बाय एज एज वेल एंड बाय ग्रेड्स. सो वो एक बहुत अच्छी रिसोर्स है जो मैं आई वुड हाईली रिकमेंड इट. Scratch.mit.edu भी बहुत अच्छी वेबसाइट है. वो थोड़े से ज़रा बच्चे बड़े होने चाहिए. स्क्रैच की एक स्क्रैच जूनियर है, एक ऐप है जो एक iPad के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं. पर अगेन आप खुद से सीखें, मतलब मे बी देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब रिसोर्सेज एज वेल अवेलेबल. तो आप सोचें कि अच्छा आपके बच्चे का क्या इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से आप देखें, सीखें, and then you can sit down with your child and just go through like one little project a week or something. अच्छा, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस आते हैं जब वो कोडिंग कर रहे हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट बोरिंग समटाइम, तो वो उनका फोकस और इंटरेस्ट किस तरह डेवलप कर सकते हैं? Again, as long as they have a problem to solve, if you're sitting a child down in front of a computer in a coding lesson or an IT lesson, and they're having some teacher saying, "Ab ye likh lo, ab ye line likh lo," that's very boring for them. So coding for the sake of coding becomes very boring. If you give them a challenge, आज आपको एक square बनाना है. How would you explain to a computer, which is like a not a very clever machine, how would you explain to it कि आप ये square आपको draw करना है, कैसे करोगे? तो I think when you present them with a challenge and you give them a few tools and you leave them to kind of figure it out, I think it generates a lot more interest. If they're engaged in that, if they're invested in that problem, I think वो एक huge plus point है आपके लिए. For instance, अगर एक बच्चे को interest है, अगर आपका pop culture का experience है, pop culture of this generation, say for instance every child's really interested in K-pop, teenagers even, or even younger children, as long as you understand their interests and also if you're familiar with their pop culture, the Gen Z pop culture, for instance, I think it gives you a huge advantage in terms of getting through to them. For instance, आज की generation K-pop Demon Hunters में बड़ी interested है. So you can generate a computer program, or you can give them a problem to solve about K-pop Demon Hunters, for instance, and they'll be far more invested in it. So I think that's really important.
अच्छा, अभी आपने बात की कि जेन का पॉप कल्चर जो है, अब उस तरह के बच्चे को जिसका इंटरेस्ट डांस के अंदर है, जिसका इंटरेस्ट की पॉप कल्चर के अंदर है या किसी भी पॉप कल्चर के अंदर है, हाउ वुड यू टीच दैम, या उसमें किसका इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं टूवर्ड्स कोडिंग या टूवर्ड्स एनीथिंग पॉजिटिव? बिल्कुल. So I think this TikTok generation is obviously a very dangerous phenomenon. जो स्क्रोल कल्चर है जिसमें बच्चे बस देख रहे जा, देर एंड यूजर्स, कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट रियली, they're passive users. So to get them to be engaged users, I think that's where creativity has to play a big part, and coding comes into the picture as well, because आप कहते हो कि अच्छा आप टिकटॉक देखते हो सारा दिन, but what use is that for you, right? So अगर आप उनको रीसेट करना चाहते हैं उनका जो इंटरेस्ट है, तो आप उनको कुछ ऐसी एप्स दें जिससे वो कुछ खुद बनाएं. जब वो चीज़ें खुद बनाते हैं, एक ऐप है जिससे वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. They can make games as well. They can make games, they can make really good, and then to be honest, games are the best way to learn to code, because you are giving a computer a set of instructions. अब आप देखें, क्रिकेट की एक गेम है फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान में खेली जाती है, पर उसके रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि अक्सर पीपल हु आर non-cricket players or from non-cricket nations or families, they don't really understand it. तो आप ये सोचो कि कंप्यूटर को वो गेम के रूल सिखाना कितना मुश्किल होगा, राइट? सो जब आप सोचते हो कि किसी को मैंने ये चीज़ सिखानी है, तो आप पहले ख़ुद भी सोचते हो, अपने दिमाग में आप सोचते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कि अच्छा इसको मैं ये कैसे चीज़ सिखाऊं. तो जब आप वो कर रहे हैं, आप अपना दिमाग इंगेज कर रहे हैं. और कोडिंग इस कदर ज़रूरी है कि जिस तरह आप कहते हैं कि जी मैथ्स और इंग्लिश पे हम फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैथ्स भी एक ऐसी स्किल है, ठीक है? आप हर बच्चा जो मैथ्स पढ़ता है वो अकाउंटेंट या इंजीनियर नहीं बनता, और जो इंग्लिश पढ़ते हैं या उर्दू पढ़ते हैं वो कोई सहाफ़ी या वो कोई राइटर नहीं बनते. I think it's more like a foundation. It's a foundational subject because it helps you to problem solve, make sense of the world around you. अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसलिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें, आप कंटेंट अब्जॉर्ब कर सकें, चीज़ें पढ़ सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें इन रिटन फॉर्म. इसी तरह से कोडिंग अलाउज यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्रिएटिवली. आप सोचते हैं कि मुझे ये ऊबर की ऐप बड़ी ज़बरदस्त है, तो अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हो उसका, आप कहते हैं मैं ये ऐसी चीज़ तो मैं ख़ुद भी बना सकता हूँ. इनफैक्ट पाकिस्तान में इतने बच्चे हैं जो देयर इज़ दिस kind of gig economy which is amazing. They have day jobs. अगर आप अपने ब्रेन को रीसेट करते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, एक चीज़ बनानी सीखते हैं, आप जब क्रिएटिव हो जाते हैं ना, चाहे वो आर्ट की फॉर्म में है, चाहे वो कोडिंग की फॉर्म में है, तो आपका एक completely mindset change हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, from being destructive to being creative and constructive. ठीक, अब इसका एक और मैं आपसे फॉलोअप क्वेश्चन करता हूँ इसी के बारे में कि अभी आपने कहा कि देयर आर सम ऐप्स जहाँ पे लोग जाके सीख सकते हैं कोडिंग. लेट्स सपोज एक बच्चा है जिसको अब इट्स राइट एज टू गिव दिस गैजेट्स टू द किड्स. अब एक बच्चे को आपने ऐप्स में सिखाना भी है, बट अगेन इस 5 or 6, 7 इज क्वाइट यंग एज, और इसकी डार्क साइड भी है. तो व्हाट वुड यू रिकमेंड? सो हैव योर कंप्यूटर in a public place. So in, say for instance, आपका लिविंग रूम है, ठीक है? बच्चों को बेडरूम्स में आप कभी ना जाके कंप्यूटर पे अनसुपरवाइज बैठने दें, बिकॉज दैट वन थिंग कैन लीड टू अनदर, स्पेशली इफ़ यू हैवंट गॉट द राइट पेरेंटल कंट्रोल्स, जो अक्सर पेरेंट्स को नहीं इतनी समझ आती. जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं लगता कि ये सब हो सकता है, ये सब पॉसिबल है. सो इन अ पब्लिक लिविंग स्पेस इन योर होम, सेट समथिंग अप, आइडियली अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर और डेस्कटॉप, जिसके ऊपर आप शुरू में सुपरवाइज चीज़ें करें, फिर उनको ऑल्सो गिव देम द राइट टूल्स. अच्छा, हमें ये समझ नहीं आ रही, हमने वेबसाइट बनानी, हम कैसे बनाएंगे? तो इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब फॉर इंस्टेंस, देयर इज़ ऑब्वियसली that side of YouTube where people are just scrolling through videos, but there's entertainment, but there's also a learning aspect, how to make a website. You can Google anything like that. Ideally, I would say for younger people, just show them to add things like for kids, how to make a website and then add for kids at the end. So अक्सर इन apps में काफ़ी ज़्यादा parental controls होते हैं, जो there are certain obviously videos that are uploaded and they are either specifically for children or they are suitable for children to watch. तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं from an early age, how to protect themselves. क्योंकि टेक्नोलॉजी की, like you said, डार्क साइड भी है, लेकिन अगर आप
उसको अगर उससे सीखना चाहते हैं ना, तो इट इज़ ए ह्यूज एडवांटेज इन दिस डे एंड एज. बिकॉज हम जब बड़े हो रहे थे बैक इन द 80s एंड 90s, ये सब कुछ नहीं था. इफ़ वी हैड टू गो लर्न समथिंग, वी हैड टू गो आस्क समवन, एंड ऑफन टाइम्स एन एडल्ट वुड से मुझे नहीं पता. तो फिर आप कहाँ से सीखो? कहीं किताब, कहीं लाइब्रेरी जाके कोई किताब. तो वो जो आपको टाइम लगता था, लर्निंग इजी हो गई. Learning is so easy, so easy. But you have to have the right mindset. You have to have a positive, और वो पॉजिटिव माहौल देना भी हम एज पेरेंट्स हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कि अगर आप बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे फालतू में स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो उधर ही आप उनको रोक दें कि ये बच्चे ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है. यू आर हियर बीइंग an end user or an absorber or a consumer of this, whatever this is. Instead कुछ बनाओ, कुछ करो. तो आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को, वो एक पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन, एक उनको ये चीज़ें सिखाना. ठीक है. अच्छा, पेरेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है to teach kids about coding or to generate interest किसी भी चीज़ के बारे में? आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल. जितने भी मैं बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट को जानती हूँ, पेरेंट्स का एक यंगर एज में फॉर इंस्टेंस बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है. और उनको अप्रिशिएट करना, उनको इंकरेज करना कि वो कुछ पॉजिटिव चीज़ करें, कुछ बनाएं. कुछ अगर उन्होंने बनाया है तो उसके ऊपर आप खुशी का इजहार करें. लेकिन अगर वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली आप स्नब करें. स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए स्पेशली फॉर लर्निंग एज वेल? ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन टाइम, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आपका 100% स्क्रीन टाइम है. ठीक है, आप एक पेन और पेपर इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं. आप कहते हैं अच्छा चलो हमने ये चीज़ बनानी, हम कैसे स्टार्ट करेंगे. सो अगर आप सोचें कि अगर आप पेपर होता और पेपर के ऊपर आपको हर वक्त कुछ सिंगिंग डांसिंग कर रहा होता, तो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो हट जाता फ्रॉम व्हाट यू वांट टू डू. सो आई थिंक पेन एंड पेपर इज स्टिल वेरी मच very useful in terms of starting your coding journey, because you break your problem down, right? When you write things down, अभी तक जो हमारा एक वो है ना सिस्टम के, जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा याद होता है, राइट? अगर हम एक यूट्यूब की वीडियो से हम कुछ भी सीख रहे हैं, चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो आपकी मसल मेमोरी में नहीं जाएगा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. अब तो AI आ गया, और अब एक कहते हैं AI में there are things where you don't need coding anyways. तो अब just because of AI, आपको लगता है कोडिंग जो है still people need to learn coding? नहीं, it's definitely very fundamental, because even more so now, because AI का ज़माना आ गया है, because a lot of our jobs will be automated. So a lot of the jobs that हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि we're the adults teaching you, but even we don't know कि जब तक आप बड़े होंगे, जॉब मार्केट में आएंगे, तो क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगी, और या क्या स्किल्स नहीं, पर कौन से जो इन डिमांड होंगी, कौन सी जो जॉब्स हैं वो इन डिमांड होंगी. पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिव, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रॉब्लम सॉल्व, एज लॉन्ग एज यू कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आप रेलिवेंट हो. आपको कोई कंप्यूटर आपके ऊपर टेक ओवर नहीं कर सकता. सो इवन दो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आपका प्रोग्राम अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप क्या प्रॉम्प्ट डालेंगे एक AI के अंदर कि वो आपको वो प्रोग्राम लिख के दे. तो जब तक आपको पता नहीं है ना द वाई एंड द एंड गोल, तब तक आप नहीं कर सकते. तो वो चीज़ कोडिंग आपको बहुत अच्छा सिखाती है. तो आपको लगता है कि AI जो है still can't change the basic foundations? No, it's a good tool to have, but अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं जानते ना, अगर आपको पता नहीं है कि आप AI को कैसे इस्तेमाल करो एज अ टूल, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. अच्छा, लेट्स सपोज किसी ने अपने बच्चों को कोडिंग सिखानी है, बट द किड्स आर नॉट इंटरेस्टेड. वो इंटरेस्टेड है नॉर्मली बाकी चीज़ों के अंदर, लेट्स सपोज सिंगिंग डांसिंग के अंदर, या कोई भी और स्पोर्ट्स हो. तो फिर किस तरह पेरेंट्स जो है उनको कोडिंग की तरफ ला सकते हैं, बिकॉज दे थिंक इसका फ्यूचर यही है. अगर आपके बच्चे को सिंगिंग डांसिंग का शौक़ है, तो आप उनको एक ऐसी ऐप बना सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर वो आपको कुछ गा के सुनाता है. फॉर इंस्टेंस, I think एक hands-on approach is very important to coding anyway, because if they are interested in something, they will want to then build something. Okay, ठीक है. To solve, build something much better way. Exactly. ठीक है कि ये आपके पास है, you like this thing, why not you make it more better way? बिल्कुल. So आप क्यों नहीं एक प्रोग्राम बनाते जो आपको एक गाना सुनाता है. For instance, I think somebody gave me a really good example of songs are very repetitive. ठीक है, हमें
हमारा ब्रेन इसलिए ज़्यादा उनको पसंद करता है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटिशन, right? And we like symmetry. We're hardwired as humans to like symmetry, to like music. So अगर आप एक computer program बनाते हैं, computer programs are repetitive in nature because computers love repetition. They love repeating patterns. So in that sense, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें as a computer program भी बना सकते हैं. In fact, one of I found this mind-boggling, but one of the most popular sort of pop artists is actually somebody called Hatsune Miku. I don't know if you've heard of that, but it is Hatsune Miku is actually a female sort of performer, but she's AI. She has concerts all around the world, and people go and pay lots of money to go to her concerts and watch her perform, but it's a hologram. Right? So वो एक टीम है जो जाती है, वो generate करती है वो music, but that is not a person. It's not a pop artist. She is this could she's be a computer another example program for someone कि जब ऐसे quote करो, you can make absolutely something, yeah. and those people they collectively they are that pop artist, but she does not exist. So I think it's if you are into singing, that's not a problem. It's just how do you use that creatively. कोडिंग जो है नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा आपने बताया. अब एक बच्चा है, ही कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो विच कैन बिल्ड एंजाइटी एट यंगर एज. तो बच्चा किस तरह अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है इन क्वाइट यंगर एज. या सो अगर कोई बच्चा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है और वो काफ़ी एंक्शस फील कर रहा है, आप आई थिंक छोटे बच्चे जो है ना, अक्सर वो दे डोंट माइंड फेलिंग. आई थिंक दे फॉर देम फेलियर is a normal part of life. You know, आप कोई sentence बोल रहे हो, अक्सर गलत बोलते हैं जब बच्चे start करते हैं, but they're not afraid to be corrected or whatever. So I think it does teach them resilience as well from a younger age, because you know we learn from our failures. अगर आपका computer program आप कर रहे हैं और आपका fail हो गया है, तो आप दोबारा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ टूटा तो सॉल्व नहीं हो रही ना, उससे बंदा फिर फ्रस्ट्रेट होता है कि मैंने 10 दफ़ा कर लिया, still I'm unable to find a but I think that is what she teaches you resilience. हमारी जो हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों को ना फ़ौरन शाबाश कहा जाता है, और आई थिंक जब बच्चों को नॉन स्टॉप शाबाश उनको मिलने की आदत हो ना, और उनको छोटे छोटे फेलियर से वो घबरा जाते हैं. सो आई थिंक इट डज बिल्ड रेजिलियंस. अगर आपका प्रोग्राम फेल हो रहा है और आपको दोबारा करना पड़ रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज उससे आप सीखते हो टू हैव अ थिकर स्किन. तो आई थिंक इट्स एक्चुअली इन वन रिस्पेक्ट computer programming and learning to code and failing and then trying again helps you to build that resilience for sure. और mental health भी है. मेंटल हेल्थ इसलिए भी इफेक्ट होती है बच्चों की आजकल के ज़माने में, बिकॉज दे आर जस्ट टू बिजी. एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स अराउंड. तुमने फर्स्ट आना है, तुमने मैथ्स में इतने नंबर नहीं लिए, उसके इतने नंबर आ गए, ठीक है. एंड देन दे आर जस्ट बम्बार्डेड विद ऑल दिस स्टफ, ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस, जो ऑब्वियसली हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं जैसे जैसे, उनकी उसी तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे चेंज होती हैं. हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो नहीं तुमने फर्स्ट ही आना है, तुम्हारे इसमें इतने नंबर क्यों नहीं आए. बट आई थिंक बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू देन पिक योर सेल्फ अप एंड स्टार्ट ओवर. ये बच्चों को सीखना चाहिए, पेरेंट्स को सीखना चाहिए. आई थिंक पेरेंट्स हु आर क्वाइट इंटेंस एंड अ लिटिल बिट पुशी, आई थिंक उनको भी सीखना चाहिए कि इट्स ओके. टाइम चेंज हो गया, बिल्कुल. उनको आप अगर कुछ गलत, उनसे कुछ गलती हो गई या उनसे कुछ समथिंग isn't working for them, don't say कि oh ये तो कितना बड़ा गलत काम हो गया. You know, just say it's okay. That's how we learn. And I think as adults we've realized that we are evolving over time as well. हम कितनी दफ़ा, मैंने 3 दफ़ा अपना करियर चेंज किया लाइफ में, and I'm okay, you know. And when I started Code Kids, I had been laid off, and I thought, okay, like this is it. I'm done for. I'm not going to be able to find another job ever again. And then because I'd burned my bridges, I then thought, and I found an outlet, you know, to express myself creatively, to help children, to help people, to help families. And I think that's really important for children in this day and age to understand कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं as long as वो सीखना चाहें. Just the fact कि आपके, you know, मैट्रिक में इतने नंबर नहीं आए और आपको अपनी, you know, you didn't get into the right school or right college or right educational institution,
it's आई थिंक वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग अब खत्म होती जा रही है बिल्कुल and बिल्कुल उसका अब स्कोप भी नहीं है आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल I think degree, obviously if you have a degree it makes a huge difference, because an employer understands that you are employable because you went to university for 4 years, you showed up somewhere, you did your exams, you did okay, you worked hard, okay, and that means that over those 4 years you built resilience, and then that makes you job ready. But ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या आपने अच्छे नंबर नहीं लिए किसी एक चीज़ में तो it makes you a bad person or it makes you a failure, right? It makes you more resilient to then being ready for the challenges of sort of everyday life. अब इस तरह का जो बच्चा है जो who is already into social media, तो उसको आप कैसे आप लोग टीच करते हैं the ethical side of technology? Right. So सबसे पहले तो we completely discourage the use of social media because अगर आप एक constantly scrolling कर रहे हैं या आप देख रहे हैं आपको it's a very different perspective of someone's life that you are actually looking at. It's not the truth. So I think वो चीज़ हम काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर भी लेके आते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि this is not what you see is a snapshot in time of somebody having fun. In fact, a lot of the things are kind of fake because they are... I think majority is fake. Yeah. Exactly, because they're in an environment where they're acting like they're having like fun. Like you said, they're putting up a show there. They're putting up a show. And you are looking at a snapshot of a day in their life. Yeah. And they might have had a really bad day. Yeah. But just that picture makes them look like they're very happy. Yeah. And therefore, you're not being as happy as them. And it induces a culture of sort of why have I not got this or depression, anxiety. उसके पास वो मेकअप है, वो उसके पास हाइलाइटर है, मेरे पास नहीं, मुझे भी ये खरीदना है. Then going to the parents, मुझे ये खरीद के दें. इसको किस तरह हम बिल्कुल. I think सबसे पहले तो हम इसको स्नब करें. ठीक है. बच्चों के पास until they're much later in life उनके पास एक social media का account नहीं होना चाहिए. What is the right age to have a social media account or social media presence या phone? To be honest, I don't think there's any, like even as adults, to be honest, if I find myself on Instagram and if I'm scrolling through reels, मुझे 10 मिनट का पता नहीं चलता. ऐसे ही है. And I am very much guilty of that. And to be honest, and I am a sane adult. I know what my responsibilities are, what my roles are. We are still, we get consumed by this. And 10 minute guzar jate and I'm like, oh, what have I been doing for the past 10 minutes of my life? What have I done? And then I have to obviously I have to regulate myself. I have to say, nahi, mujhe ye kaam karna hai. Okay, so I'm going to put that aside. But if you're asking a teenager to do the same, that's a big ask. कि वो पढ़ाई छोड़कर वो अगर वो कुछ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है और वो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं कोई रील्स जो उनको फ़नी लग रही हैं, उससे वो टेकिंग अ स्टेप बैक एंड थिंकिंग नहीं अब मुझे काम करना है, दैट्स अ रियली हार्ड, दैट्स अ बिग आस्क. इससे बेहतर आप उनको दें ना, या आप रेगुलेट आप करें 1 घंटा आके उसके बाद आपने शाम को अपना फ़ोन मुझे दे देना है या हम एक डब्बे के अंदर फ़ोन बंद कर देंगे, आपको सुबह मिल जाएगा. तो फिर आप स्कूल जाना, आप और स्कूल में भी अक्सर टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ अ रियली गुड थिंग दैट स्कूल्स आर डूइंग इज दे आर कंप्लीटली बैनिंग मोबाइल फोन्स. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बैन कर दिया अप टू एज ऑफ 18 completely. तो आई थिंक that's really important for them to तो कोई stay राइट away एज from नहीं this. है. आई थिंक राइट एज आफ्टर 18 व्हाट डू यू से? आप आई थिंक एज अ पेरेंट आप खुद करें. हर बच्चा डिफरेंट भी होता है. कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इसके अंदर गुम हो जाते हैं एंड कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें पता होता है कि अच्छा उनको कब अपने आप को लिमिट करना है और कब. But to be honest, it's a very difficult one to be. वो बच्चे जो स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं ऑलरेडी और वो बच्चे जो जिनका स्क्रीन टाइम बहुत कम है घर के अंदर, एज ए पेरेंटिंग में बात करो, तो जब वो आते हैं आपके पास कोडिंग सीखने के लिए, तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं दोनों के अंदर? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस. तो जिन बच्चों को स्क्रीन टाइम की आदत नहीं है ना, they are then able to follow instructions, pick up things quickly, much quicker. Okay. जो बच्चे स्क्रीन टाइम के आदी होते हैं वो कहते हैं वो जल्दी काम खत्म भी कर लेंगे पर उनको रिवॉर्ड चाहिए होगा उसके बोर हो जाते हैं वो बोर हो जाते हैं. वो कहते हैं कैन आई जस्ट हैव सम फ्री टाइम नाउ. सो यू आर लाइक नहीं आप प्रोजेक्ट ख़त्म करो. अच्छा अगर आपने प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया ना, अब आप इसके साथ खेलो, जस्ट
just change the parameters a little bit, right? See what happens, right? आप experiment करो. और बहुत सारे बच्चे जिन्हें screen time की आदत नहीं होती ना, when they finish the project, they want to do more with it. They want to stretch it further. They want to experiment. अच्छा मैं ये चीज़ करूँ कैसे होगा? Whereas जो बच्चे को screen time की बहुत आदत होती है, वो कहते हैं, मैंने project ख़त्म कर लिया, miss, can I just have some free time now? Can I play a game? So you do see the difference. चाहिए, उनके ब्रेन की सिमुलेशन उनको, exactly, उनको थोड़ी देर बाद ये हेल्दी तो नहीं हुआ फिर से, तो बच्चे को तो मतलब लेटर ऑन भी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करना या कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल सोशल स्किल्स आर अ बिग थिंग, बिकॉज आप बच्चे अगर वो ऐसे हैं तो वो देख ही नहीं रहे उनके इर्द गिर्द कौन है. आप good table manners when you're eating, good manners in terms of greeting somebody, and just लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के इमोशनल इंटेलिजेंस होना, अंडरस्टैंड करना कोई क्या सोच रहा है, किसी के क्या इमोशंस हैं. बिकॉज इफ़ यू आर engrossed in a screen, you're not looking around you, you're not observing the world around you, so it's very difficult then to learn from it. तो आपको लगता है कि just because of all this consumption of entertainment, too much entertainment, आज तभी बच्चे बड़े इम्पल्सिव हो गए और आजकल तभी जो है उनके इमोशंस जो है दे कैन नॉट रेगुलेट. बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया उन बच्चों के लिए. उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल है उन बच्चों को, बिकॉज दे फुली काइंड ऑफ in a way they're not quite ready to learn, because they're not in that space, that zen space where they're ready to engage, they're ready to learn, because unko itna bombardment mili bhi hoti hai, they're so stimulated already from like constantly looking at things that they're not ready to sit down, calm themselves down because of all that. काफ़ी रिस्ट्रिक्शन से बच्चे जो हैं वो रिबेलियस हो जाते हैं. तो डू यू थिंक कि ये ज़रूरी है? लोग कहते हैं कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि आप बच्चों को हर चीज़ बंद कर रहे हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज पेरेंट्स का काम ही है, हम we're the adults, वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं. हमें बेहतर समझ है. It's a bit like giving your child a weapon. So, some parents choose to do that. Other parents decide to delay that for as much as possible. So, आप साफ ना कहते हैं. अगर और बच्चे कर रहे हैं तो आप प्रेशर मत लें, बिकॉज आप एक एडल्ट हैं. आपका काम है अपने बच्चे को सिखाना, समझाना, to bring them up as a responsible citizen who can contribute to society as a whole. So, just say no. Just say no. तो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं होगा, मतलब यू द राइट वे, मतलब ये राइट पेरेंटिंग है. जब वो खुद बड़े होंगे ना, उनके बच्चे होंगे, फिर उन्हें ख्याल आएगा कि हमारे माँ बाप तो कितने अच्छे थे जिन्होंने. लेकिन लोग ऐसा कहते हैं हमारे माँ बाप ने बड़ी सख्ती की थी जिस वजह से आज हम मेंटली स्टेबल नहीं हो पाए, हमारे पेरेंट्स ने ये सख्ती कर दी थी. तो इसके बारे में क्या कमेंट? हाँ, हमारे पेरेंट्स ने सख्ती की थी, लेकिन उन्होंने हमें बताया भी नहीं ना रीजंस. नहीं भाई, आपने ये नहीं करना, टीवी नहीं देखना. क्यों नहीं देखना ये नहीं बताया. ये नहीं बताया कि अच्छा आप टीवी अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे या ओवर स्टिमुलेट हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा. या आप और रीजंस भी दे सकते हैं ना कि देखो, अगर आप इकट्ठे बैठ के टीवी भी देख रहे हैं ना, तो अगर आप उसको क्रिटिकली असेस कर रहे हैं ना कि ये कहानी क्या कहना चाह रही है, इनका रीज़न क्या है, तो आई थिंक एक क्रिटिकली किसी चीज़ को एनालाइज करना टुगेदर इज़ वेरी डिफरेंट टू गिविंग समबडी दैट डिवाइस कि आप देखो. तो क्योंकि बच्चों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उनको थोड़ी सी देर से आती है. तो आप बस साफ उनको समझाएं कि इसमें क्या इसके ईवल्स हैं, इसके अंदर क्या बुरी बात है. और उसके बाद आई थिंक अगर बच्चे नहीं भी समझते तो एक आध दिन रोएं धोएंगे, उसके बाद वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हमारी फैमिली का यही सेटअप है और दिस इज हाउ आई थिंक दिस इज राइट अप्रोच. होना भी ये चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, आपके स्कूल के अंदर नॉर्मली किस तरह के पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं, और मतलब पेरेंट्स नॉर्मली पूछते क्या है? जो हमारे स्कूल में जो बच्चे इनरोल होते हैं उनके 3 तरह के पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं ना. कुछ तो हम बच्चों को सिखाते हैं. अब पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस क्या है? कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं बस हमारा बच्चा आए, आपके साथ फ़न करके चला जाए, बस खुश जाए हमारा बच्चा, खेले कूदे, उसके एक सोशल स्किल्स भी बने, क्योंकि वो कोडिंग सिर्फ सीख नहीं रहे, वो अपने और दोस्तों के साथ कोडिंग सीख रहे हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो ख़ासतौर पे साउथ एशियन बैकग्राउंड के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं. अब हाउ कैन वी, एंड दिस इज़ रियली गुड थिंग एक्चुअली, हाउ कैन वी देन हेल्प देम एट होम to get better, to practice at home. आप क्या होमवर्क देंगे? तो आई थिंक वो बहुत अच्छी अप्रोच है, बिकॉज काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ये एक एज ए सीरियस स्किल सीखें, इसको डेवलप करें और वो उनको हेल्प करें एट होम. और कुछ पेरेंट्स होते हैं कहते हैं हाँ, आपने हमारे बच्चे को 5 साल का बच्चा है, उसको
4 दिन में आपने उसको पाइथन क्यों नहीं सिखा दी, और तो वो भी एक एक वो एक्सपेक्टेशन तो रियलिस्टिक तो नहीं है ना, क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं और उनको ओवर टाइम आप सीखते हो। ये तो इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट लाइक कि 2 मिनट में आपका बच्चा कुछ सीख जाए। वो भी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अनरियलिस्टिक है। सो तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है बच्चे को सीखने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज? वो एक बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे स्टार्ट करें, इस आई ऑलवेज गिव द एनालॉजी ऑफ लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपका बच्चा अगर आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, जैसे गिटार सिखा रहे हैं, तो वो पहले लेसन में तो गिटार पूरा बजाना नहीं सीखेगा ना। तो एक तो डिपेंड करेगा कि वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं सीखने के लिए, फिर डिपेंड करेगा वो घर में कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उनके पेरेंट्स को कहते हैं ये हाफ आवर है, ये आधा घंटा है दिन में, और आपने जो है ना ये म्यूज़िक लेसन जो आपने किया है उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो वो बच्चे करेंगे और वो एडवांस करेंगे एट अ बेटर पेस दैन वो बच्चे जो एक हफ्ते में आके लेसन लेके घर चले जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट लिटिल एंड ऑफन इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग। रोज़ करें, 5-10 मिनट के लिए करें और उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कुछ और कर लें। लेकिन करना ना ज़्यादा ऑफ, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो और थोड़ा टाइम हो, क्योंकि ख़ास तौर पर छोटे बच्चों का तो वो ज़रूरी है। 6-7 हाँ, 6-7 की एज में उसे एग्जैक्टली। और उसके बाद भी जब बच्चे थोड़े जब ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, फिर टेक्स्ट बेस्ड में आना उनके लिए वो ट्रांजिशन बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज लॉजिक उन्हें समझ आ जाता है। अब उनको है कि अच्छा हम क्या प्रॉम्प्ट लिखें, हम क्या सिंटैक्स हमारा क्या होना चाहिए टू जनरेट दिस प्रोग्राम। सो आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा थोड़ा करें और काफ़ी फ्रीक्वेंसी से करें, तो वो उस हिसाब से बड़ी जल्दी सीखते हैं। कितने 9 साल के बच्चे हैं जो टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारे साथ कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो आते ही लेट हैं, तो ऑब्वियसली फिर उनका प्रोग्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर्व डिफरेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोगों के स्कूल ऑनलाइन भी है? अगर कोई बंदा अभी कोई जो भी देख रहे हैं, दे वांट कि देयर किड्स टू एडमिट इन योर स्कूल, तो ऑनलाइन भी है या? ऑनलाइन भी है, इन पर्सन भी है। जब ऑनलाइन होता है तो थोड़े से ज़्यादा बड़े बच्चे हों तो ज़्यादा ईजियर रहता है, बिकॉज दे हैव टू बी एट होम अनलेस देयर इज अ पेरेंट नेक्स्ट टू देम टू हेल्प देम। वो क्योंकि हम उनको ऑब्वियसली थ्रू अ स्क्रीन थोड़ा इतना ही आप सिखा सकते हो ना। तो अगर उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर पे, तो वो इफ़ देयर इज अ पेरेंट अराउंड देन इट मेक्स इट फार ईजियर फॉर देम टू लर्न। बट अगर वो थोड़े से बड़े हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वो खुद से भी अंडरस्टैंड करते हैं। फेस टू फेस तो ऑब्वियसली 6 साल का बच्चा भी आप भेज सकते हैं। इन पर्सन स्कूल आपके स्कूल में आएगा? हाँ, क्योंकि वो क्लब है, बिल्कुल वो एज अप्रोप्रिएट होता है, बिकॉज हम एज अप्रोप्रिएट मैनर से पढ़ाते हैं कि छोटा बच्चा है तो हम उसको बहुत हैंड्स ऑन अप्रोच है हमारी, तो वो हम उनको रोबोटिक्स से सिखाएंगे, रोबोट्स को कंट्रोल करना किस तरह करेंगे, हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग समथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा हम एनालॉजी इस तरह की भी देते हैं कि अच्छा आपने एक रोबोट को कुछ कहना है, कुछ उससे कुछ काम करवाना है, तो वो काम जो एक ह्यूमन, और आई थिंक आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज आप एक रोबोट्स को प्रोग्राम करते हैं। तो अगर आपने वो काम उससे कराने हैं जो एक इंसान करना चाहता है पर नहीं कर रहा बिकॉज आप बड़े लेजी फील कर रहे हो, और आपने कहना है मेरे रोबोट को कि जाओ मेरे कमरा साफ कर दो, तो हाउ वुड यू गो अबाउट, हाउ वुड यू मेक अ रोबोट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू टेल इट। सो एक तो चीज़ है कि जी आपका रोबोट का एक ब्रेन होना चाहिए, हमारा ब्रेन है, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, रोबोट के पास एक प्रोसेसर है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास हाथ पाँव हैं, हम मसल्स इस्तेमाल करते हैं, रोबोट्स जिस तरह हम मसल्स यूज़ करते हैं रोबोट्स मोटर्स यूज़ करते हैं, तो वो हम उनको सिखाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अच्छा हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, आपके पास 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने दिए हैं जिनसे आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप स्मेल कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है। तो रोबोट के पास भी वो सेंसर्स होने चाहिए ना, जिससे वो काम कर सके जो आप करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर उसके बाद जब वो उनको वो समझ आ जाती है ना, फिर बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज द एनालॉजी, हाँ, दे लर्न मच बेटर बिकॉज दे अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग एंड हाउ दे आर वर्किंग, एंड देन फॉर देम टू से अच्छा इफ गो पिक दिस थिंग अप, इफ इट लुक्स लाइक इफ इट्स अ रेड कलर्ड बॉक्स, देन आप एक कलर सेंसर लगा दो और आप जा रहे हैं, यू मेक द मोटर्स गो, when you see the red color you stop and then you just do something different with your motors and pick something up and then take it someplace else. So I think वो चीज़ बहुत बच्चों को if you use those kind of analogies, I think बच्चों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, rather than कि आपको एक बना बनाया मॉडल मिल गया। अक्सर हम बच्चों से बनवाते हैं, बिकॉज एक तो उनकी मसल मेमोरी बिल्ड हो रही है क्योंकि वो अपने हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ स्क्रीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दिस इज द राइट वे, क्योंकि उनके अंदर ना वो एक
ब्रेन का एक अनटैप पार्ट जो थिंकिंग जिसको कहते हैं कि यू हैव टू थिंक बिल्कुल हाँ, वो डेवलप हो जाता है। और बड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं ना कि आपने मोटर्स को एक तरह से एक ऑर्डर में रखना है कि वो आपका वो रोटेट करेंगी इस तरीके से जिस तरह से आपको वो मूवमेंट चाहिए। तो चाहे आप वो क्रैंक यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को रोटरी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की, या तो वो चीज़ें बच्चे टू बी ऑनेस्ट 6-7 साल का बच्चा सीख रहा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स जो हमने यूनिवर्सिटी में जाके सीखे इन अ वेरी हैंड्स ऑन वे जो उनको समझ आ रहा है। सो आई थिंक वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपने हाथ से कोई चीज़ बनाएं और फिर वो जब चीज़ बन जाती है फिर आपको बहुत समझ आती है कि अच्छा ये मोटर मैंने यहाँ लगाई थी तो अब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो आगे बिल्कुल एंड देन दे कैन ट्वीक इट, तो वो उसको तोड़ के दोबारा से बना लेंगे। आई थिंक लेगो का बहुत अच्छा एक रोल है इस चीज़ में कि वो यू कैन ब्रेक इट मेक इट वेरी क्विकली। सो आई थिंक बच्चे वो चीज़ बहुत एंजॉय करते हैं और वो समझते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कोई एडवाइस आप देना चाहें पेरेंट्स को या किसी को भी जो भी सुन रहा है? अपने बच्चों को डेफिनेटली आप क्रिएटिव साइड पे लेके जाएं। तो हमारे ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ में लोग कहते हैं ओह नहीं ये हम सिलाई कढ़ाई नहीं कराएंगे और हम पेंटिंग नहीं कराएंगे और हम ये चीज़ें हम कमाएंगे कैसे ना, हाँ कि कमाएंगे कैसे। पर ये सब चीज़ें ना आपकी ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को टैप करती हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने हाथों से कुछ बना रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत सारा चीज़ें ऐसी ला के दें जिस जंक मॉडलिंग इज़ द बेस्ट थिंग। आपको ज़्यादा सामान चाहिए ही नहीं, एक टेप ले आएँ, कोई पेपर ले आएँ, कोई आपके कोई पुराने कोई बॉक्सेस घर में पड़े हुए हैं वो अपने बच्चों को दे दें, उनको खेलने दें। कोई उनको एक्सपेंसिव कोई टॉय नहीं चाहिए। आप कहें जी मुझे अब लोगों ने आईपैड एक इतना 500 पाउंड का आईपैड आता है ख़रीदा है ताकि वो बच्चे सीख सकें, नहीं, आप अपने बच्चों को बस कोई आम चीज़ों के साथ खेलने दें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक्सपेंसिव गैजेट्स हों, एक टेप हो, ग्लू गन ले आएँ और उनको करने दें जो वो करना चाहते हैं, पेंट करने दें। वो उससे बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके फायर अप होते हैं, आपके डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ब्रेन डेवलप होते हैं बिकॉज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो। उससे और चीज़ों के अंदर भी असर जाता है, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अच्छी होती है। ख़ासतौर पे मैंने बहुत सारे बच्चों को उनको सिर्फ स्वाइप करने की आदत होती है, टाइपिंग भी सीख लेते हैं लेकिन उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है ना वो नहीं बनी होती बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हाथ से कोई काम नहीं किया। चलो लिख लिया होता है पर हाथ से कोई काम नहीं किया होता। ये बड़ी बहुत जो हमारे वक्तों में ये चीज़ नहीं थी क्योंकि हम अपने हाथों से हम खेलते थे, बाहर खेलते थे। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि जो बाहर कुछ मेरे बच्चे जाएंगे तो कुछ गलत सीख लेंगे या कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा। तो बेशक घर में बैठ के उनसे कुछ चीज़ें दे दें कि बनाओ, अब क्या बना के दिखाओगे मुझे, और उनको अप्रिशिएट करें चाहे जैसी मर्जी उन्होंने चीज़ बनाई है तो वो उसी से सीखेंगे। तो आई थिंक हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आजकल जो नया स्किल है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ न्यू स्किल। बिल्कुल और ये पूरी एक इंडस्ट्री बनने वाले, एक इंस्टीट्यूट बनने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल, उनको पजल्स दें। हाँ, और आप टू बी ऑनेस्ट आप खुद जाके बेशक इंटरनेट पे कोई ना कोई पजल ढूंढें कि अच्छा आप अपने बच्चों के ब्रेन को स्टिमुलेट कैसे करें। तो काफ़ी सारे कंटेंट है ऑनलाइन, देयर आर थिंग्स यू कैन प्रिंट आउट, यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। ये पजल कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड यू गो अबाउट डूइंग दिस। एंड अगर वो आपको स्टेप बाय स्टेप उनकी अप्रोच बेहतर हो रही है ना, उनको आप स्किल होन कर सकते हैं। ये नहीं होता कि बच्चे पैदा ही इंटेलिजेंट होते हैं, आपने वो चीज़ डेवलप करनी होती है। वो क्रिएटिव्स जो उनकी वो जो स्पिरिट है ना वो आप इसी से डेवलप कर सकते हैं। आप उनको सही कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दें और डेफिनेटली उनसे घर के काम करवाएं, खाना पकवाएं, उनको ये चीज़ें सिखाएं। लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, कोई आपके घर में आता है उनको आपने कैसे सलाम करना है, कैसे ग्रीट करना है, हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट, हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद एन एडल्ट। इवन ज़रूरी नहीं कि आप और बच्चों के साथ बच्चे खेल रहे हैं, बट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और ये आई थिंक हमारे कल्चर में सिखाई जाती थी, पर आई थिंक बिकॉज हम ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज में, हाँ डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज आएंगे विच इज़ ऑल्सो हैज़ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। बट कुछ चीज़ें जो हम नानी दादी से, कजन से सीखते थे, बड़ों से सीखते थे, शेयरिंग व्हाटएवर। नानी दादी भी बिजी हो गई उसके वो बिल्कुल ड्रामों में और स्क्रॉलिंग के अंदर बिल्कुल। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को घर का काम सिखाएं, हाथों का इस्तेमाल करना सिखाएं, लाइफ स्किल्स सिखाएं ताकि वो बड़े होके उनको ये चीज़ों में मुश्किल ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। आई एग्री, आई विश टाइम। आई नो इट्स वेरी कोडिंग से बहुत डिफरेंट है ये बातें, बट नहीं ज़रूरी है, बट अगेन यू आर बिल्डिंग समथिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा
एंड अगर आप भी कोड किड्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी लिंक्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट सामिया, यू कैन ज्वाइन देयर स्कूल, और आई सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट. थैंक यू so much for watching.